नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बीईओ के एग्जाम के लिए जो एलिमेंट्री ज्योमेट्री जो आनी है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ज्योमेट्री वैसे तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फॉर बीईओ के एग्जाम के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, काफी और भी जो एग्जाम आने वाले हैं जैसे सीटेट वगैरह के लिए, इनके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो चलिए, और उम्मीद ये रहेगी कि यहां से जितने भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाने हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको मिले या फिर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर मिले। तो ट्राइंगल वगैरह से सभी जगह से क्वेश्चंस को उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बीईओ के एग्जाम में ज्यादा कुछ टफ तो कुछ आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैथ नहीं इतना इफेक्ट करेगा, इफेक्ट जो करेगा वो जीएस करेगा। ठीक है, क्योंकि जीएस का जो सेक्टर है वो काफी ब्रॉड है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रही है एग्जाम को। तो ये चीज ध्यान से समझ के चलिएगा। ओके, तो करना क्या है, आपको मैथ को अच्छे से थोड़ा सा लाइटली लेना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि मैथ से बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सवाल आएगा और उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। देखिए भाई, सबसे पहला आपके सामने सवाल क्या दिया गया, बोला गया एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है। तो जो बोला गया वो करते जाओ। एक त्रिभुज है, उसका एक कोई कोण है 82 डिग्री। ठीक है भाई, फिर बोला है अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में। तो बाकी के जो दोनों कोण है वो 2:5 के अनुपात है। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर ये वाला कोण 2x होगा तो ये वाला कोण 5x होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो 82 प्लस 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप 82 को उधर लेके जाएंगे, 5x और 2x मिलकर के भाई 7x हो जाएगा। 180 में से 82 को घटाओगे कितना बचेगा, 98। कितना बचेगा, 98। 7 से आप भाग कराओगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई। आपसे ये पूछा गया था कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है। तो त्रिभुज में देखो जो सबसे छोटा कोण होगा वो क्या होगा, 2x। तो x का मान कितना है, 14। 14 गुणे 2 रख दो, तो 14 गुणे 2 बराबर किसके, 28 के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है वो आपके लिए सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखें। अगले में दिया गया है कि निम्न में से कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। क्या चीज भाई, हमें यह बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कोण है जो उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो आप ऐसे सवालों में x वगैरह ना मान के बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप x मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो, हमने क्या किया, हम जरा पहला दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसको उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन में दिया गया 30 डिग्री। कहा है कि निम्न में से कौन सा उस कोण की माप है, तो हमने मान लिया 30 है जो अपने संपूरक का। तो 30 का संपूरक कितना होता है, 150। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरक कोण होते हैं तो पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब हम लोग संपूरक कोणों की बात करते हैं, किसकी, संपूरक कोण की बात करते हैं, तो संपूरक कोण में हमें सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो दोनों संपूरक कोण हमने बोले हैं, अगर पहला कोण 30 है तो दूसरा उसका जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 150 अंश का होगा। तो आपसे बोला गया है ये वाला जो कोण है 30, वो 150 का क्या 5 गुना है, नहीं है, ये तो 1/5 गुना। तो फिर हम क्या करें, अब हम जरा तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में देखो दिया गया 150 अंश। तो 150 अंश का जो संपूरक कोण बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 30। अब जरा ये चेक कर लो कि 150 जो है वो 30 का 5 गुना है कि नहीं है। तो 30 में अगर आप 5 का गुना कराते हैं तो 150 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, तीसरा नंबर क्या दिया है, बोला है निम्न में से किसमें कर्ण, कर्ण का मतलब है विकर्ण, सदैव बराबर होंगे। देखिए जरा भाई, जितनी भी आकृतियां होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आयत की, जैसे हम किसकी बारे में बात करें, आयत की, तो आयत में होता क्या है, जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से और ये इस तरीके से काटता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये 5 हुआ तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। मतलब ये दोनों के समान लंबाई होंगे।
इसी तरह से अगर हम वर्ग के बारे में भी बात करते हैं तो वर्ग में भी यही कंडीशन होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज में, तो ये वाला जो विकर्ण होगा वो लंबा होगा और ये वाला विकर्ण जो होगा वो छोटा होगा। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होता है, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये कि सम विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभक्त करते हैं, लेकिन हाँ विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करें समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके की आकृति बनी हुई होती है, और या फिर आप इस तरीके से ना बना करके कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये ट्रेपेजियम है। मतलब ये कि ट्रेपेजियम में दो समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी? दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो असमांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जो दो समांतर रेखाएं होंगी वो आमने सामने होंगी। वैसे भी समांतर रेखाएं आमने सामने होती हैं। देखो जरा इस सवाल में क्या बोला, निम्न में से किसमें विकर्ण सदैव बराबर होंगे। तो पहले बात थी समलंब, तो समलंब में क्या विकर्ण सदैव बराबर हो सकते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे विकर्ण इतना लंबा और यहाँ पे विकर्ण इतना लंबा, तो पहली बात ये तो गलत हो गया। फिर बात आती है समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में देखो ये वाला जो विकर्ण है ये छोटा था और ये वाला विकर्ण क्या है, काफी बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बात आती है समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज भी एक तरह समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये वाला विकर्ण बड़ा होगा, ये वाला विकर्ण छोटा होगा, मतलब ये समचतुर्भुज ऑप्शन में नहीं है। तो 14 ऑप्शन देखो आयत दिया गया है, तो आयत में अभी हमने बताया था कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब ये 5 ये 5 ये 5, तो ये भी कितना 5 5 के होंगे। क्लियर है ना? तो यहां पे जो 14 ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आयत, और यही आपका सही आंसर होगा। अगर यहीं पर इसी की जगह पर वर्ग दिया होता तो वर्ग भी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि वर्ग के भी जो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के भी विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो आप ध्यान रखिएगा, जो विकर्ण होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन पे बराबर हो सकते हैं, या तो वर्ग की कंडीशन पे और या तो आयत की कंडीशन पे। क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल देखिए। जो यहाँ पे सवाल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। हाँ, अभी आपको जो पूरक और संपूरक के बेसिस पे क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे बीईओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे गए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री जो आपका सेक्शन आना है वो क्लास 10th के लेवल तक ही आना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको सर्कल भी पढ़ने को मिल जाता है, ट्राइंगल का भी कुछ पार्ट पढ़ने के लिए मिल जाता है, और इसी तरीके की सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। हाँ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन चीजों पे अच्छे से काम करना है। और अभी पूरक कोण संपूरक कोण के बारे में और भी क्वेश्चंस आने, लेकिन हाँ हुआ क्या है, जो क्वेश्चंस है वो सीरियल से नहीं लग पाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए। ठीक है, तो फिर आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आपने पढ़ के सब कुछ रखा है। और एक चीज और है, ये जो क्लास है वो उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ज्योमेट्री को नहीं भी पढ़ा है। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल आ रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए अब सवाल में बोला क्या गया, दिया है कि वृत्त का केंद्र O है। क्या है आपके सामने, देखो भाई फिगर भी बना हुआ है, तो एक बार और भी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई वृत्त का जो केंद्र है वो O है, और ये देखो A दिया है, ये देखो C दिया है, और यहां पर कुछ इस तरीके से मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए एग्जैक्टली फिगर आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, कि आखिरकार क्या बना हुआ है, और जब हम फिगर बनाएंगे तो फिर फिगर कुछ ज्यादा ही अच्छा बन जाता है। देखो ये देखो 40 डिग्री दिया, ये आपको इस तरीके से बना के रखा है, कोई बात नहीं, और यहाँ पे x की वैल्यू पूछी, क्या चीज, x की वैल्यू पूछी। अब देखो आपसे पूछा है कि एंगल CB और D का मान 40 दिया है, तो फिर आपसे ये बोल रहा था कि एंगल x होगा, क्या चीज, एंगल x होगा, ये चीज हमसे पूछी। अब देखो ये बताना है, ध्यान से जरा इस फिगर को आप देखिए, ये और ये स्पर्श रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, तो एंगल CAB का जो मान होगा, एंगल CAB का जो मान होगा वो एंगल CBD के वैल्यू के बराबर होगा। कैसे, एकांतर वृत्तखंड पे बने हुए कोण है। कैसे कोण है, एकांतर वृत्तखंड पे बने हुए कोण, तो अगर ये 40 तो ये भी कितना 40। ठीक है, अब देखो ये बात, हमें अगर x का मान बताना है तो हमें ये वाला भी मान पता होना चाहिए, हमें ये वाला भी एंगल क्या है पता होना चाहिए। अब देखो हम इसको कैसे निकालने वाले, भाई अगर हम इस त्रिभुज के बारे में बात करें या फिर
अगर हम इस अर्धवृत्त के बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो AC है वो वृत्त का व्यास है, क्योंकि O बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र। तो AC जो होगा वो वृत्त का व्यास होगा। तो ये जो B है वो समकोण बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 अंश बनाएगा। क्यों? क्योंकि परिधि पर जब अर्धवृत्त में बना हुआ कोण बनता है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर परिधि पर देखो जो कोण बना वो कितना होगा? समकोण होगा, मतलब 90 अंश। तो ये अगर 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो बाकी का ये जो x बचा है वो कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि 50 से 40 90, 90 और 90 180। और आपको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब यहां पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कौन सा? 50 अंश, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखो। अगले में बोला गया है नीचे दिए गए त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें एंगल B का मान देखो x डिग्री दिया है, एंगल A का मान 2x माइनस 20 डिग्री दिया है। तो एंगल B का मान पूछा है। क्या पूछा है? एंगल B का मान। और जरा सवाल को जरा ऊपर देखो, क्या पढ़ा गया, क्या बोला गया? नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB का मान BC के बराबर है। तो एक सेकंड, यहां पे A है, तो ये जो AB का मान है वो BC के मान के बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर है। दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। तो अब देखो भाई, एंगल A का मान 2x माइनस 20 दिया हुआ था, तो एंगल B का मान हमसे पूछा है। चलो भाई बताते हैं क्या है। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कि अगर हमने ये दोनों भुजाएं बराबर बोल दी, क्या ये दोनों भुजाएं बराबर बोल दी, तो इनके जो बने हो, इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी तो आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एक बात बताओ, इस भुजा BC भुजा के सामने कोण कौन सा? 2x माइनस 20। तो इस भुजा के सामने जो कोण होगा वो भी कितना होगा भाई? वो भी होगा 2x माइनस 20। तो हमें क्या करना है? x 2x माइनस 20, 2x माइनस 20 तीनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर देना। चलो कर देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। ऐड करके भाई कर दो, x प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री के। x 2x कितना? 5x, 20 और 20 40, 40 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा भाई? 220 बन जाएगा। 5 से भाग करा दो, x बराबर 5 चौके 20 और 2 बचेगा 5 चौके 20। तो x का मान देखो भाई कितना आ गया है? 44 अंश आ गया है। x का मान कितना है? 44 अंश आया। तो जरा ऑप्शन में देखो भाई 44 अंश किसमें दिया गया? तो 44 जो दिया गया है वो किसमें? तीसरे ऑप्शन दिया गया। किसमें दिया गया? तीसरे ऑप्शन में दिया गया। तो उम्मीद है आपने ये चीज समझ ली होगी। ठीक है, अब जब समझ लिए तो इसको भाई हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जिन लोगों ने अगर ये चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो सवाल के बगल में ही ब्लैक पेन से या फिर रेड पेन से, जिस भी पेन का आप अच्छे से यूज कर सकें, उससे आप अपनी क्वेश्चन को बगल में जरा लिख लें कि हमें करना क्या है वहां पे। चलिए देखिए बोला क्या गया। बोला गया है यदि दिए हुए वृत्त में OC बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या बोला गया? कोई एक जीवा है, केंद्र से लंब खींचा गया, आप लंब भी बोलेंगे इसे। बोला है OC बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। और AB बराबर है 24 सेंटीमीटर के। ठीक है भाई। तो पूछा है व्यास क्या होगा? व्यास मतलब ये भुजा, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। व्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि आपको ये त्रिज्या निकालनी। चलो भाई जरा त्रिज्या निकालते हैं। वैसे बहुतों को आंसर देखते देखते पता चल गया होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है, इसलिए रखे गए। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? 24। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग जरा जान ले, जब भी कभी भी किसी वृत्त की जीवा पर, किसी वृत्त के केंद्र से सामने जीवा पर लंब अगर डाला जाता है, क्या लंब अगर डाला जाता है, तो जो जीवा होगी वो 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये जो 24 सेंटीमीटर था वो 12-12 में टूट जाएगा। अब जरा यहां पे देखो, ये अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये OC और A एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में
पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो फिर जल्दी से एओ की भुजा की माप निकाल लो। ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी? 13 होगी। तो आपको पता है कि अगर आपको व्यास निकालना है, व्यास डाया निकालना है, तो डाया जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। रेडियस कितनी दी गई थी भाई? 13 निकल के आई थी। 13 गुणे 2 हमें करना है, तो 13 गुणे 2 मतलब कितना? 26 सेंटीमीटर निकल आएगा। और 26 सेंटीमीटर देखो कौन सा ऑप्शन दिया है? चौथा ऑप्शन दिया गया है। कौन सा दिया गया है? चौथा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल में आपके सामने बोला क्या गया, कह रहे उस कोण की माप क्या है। देखो भाई, पूरा कोण से रिलेटेड एक और सवाल आ गया। क्या? उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण की माप से 20 अंश अधिक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 55, 60 और 75। आपसे क्या बोला है? उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरा कोण की माप से 20 अंश ज्यादा है। तो 50 का पूरक कितना होता है? 40। क्या ये 20 अंश ज्यादा है? नहीं भाई। 55 का पूरक कितना होता है? 35। 5 पर 10 का 0, हासिल 1, 5 1 6 3 9। ठीक है, तो फिर है क्या ये 20 ज्यादा है? तो हाँ भाई 20 ये ज्यादा है। आपसे यही चीज तो बोली थी कि उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री ज्यादा। तो 55 का पूरक कोण कितना? 35। और 35 को देखो भाई, 55 से कितना? 55 जो है वो 35 से 20 ज्यादा है, जो अपने पूरक कोण की माप से 20 ज्यादा हो। तो 55 जो है वो अपने पूरक कोण की माप से 20 ज्यादा है। तो जो बी ऑप्शन हो गया वही आपका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन 55 डिग्री, यही आपका आंसर है। क्लियर है ना? अब देखो आगे, अगला सवाल में बोला गया है किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ 8 समकोण है। क्या बोला है? किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ 8 समकोण है। 8 समकोण, अच्छा एक समकोण का मान कितना होता है? 90। तो फिर 8 समकोणों का मान कितना होगा? 8 9 72, 720। कितना होगा? 720 होगा। अब आपसे यहां पे पूछा गया बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। जरा ध्यान से सवाल को समझिएगा। थोड़ी देर के लिए इस बात पे जरा अच्छे से, इस सवाल पे हम लोग अच्छे से काम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं और जो सवाल बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। तो अगर आपने एक बार अच्छे से इन पे काम कर लिया तो ये कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए जरा आप लोग इन सवालों को जरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज करो भाई, हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं? त्रिभुज के बारे में। तो अगर हम बात करें त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो फिर आप डायरेक्टली बोलते हैं भैया 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। अगर हम बात करें चतुर्भुज का, तो आपको चतुर्भुज के भी अंतः कोणों का योग पता होता है। वैसे बीईओ के एग्जाम में आपसे ये ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से सवाल आ सकता है। अब ये नहीं कि एग्जाम में चतुर्भुज या त्रिभुज का पूछेगा, एग्जाम में आपसे पंचभुज का पूछेगा, सप्तभुज का पूछेगा, अष्टभुज का पूछेगा, कुछ इस तरीके से पूछ रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा नहीं पूछ लेगा। हाँ, अब ये बात अलग की कि एक बार एग्जाम में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछा है, तो आपको सभी को पता होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। अरे बोलो भाई, ना हो सको कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दे करके बता दो कितना होगा। और एक बात और है, ये जो क्लास है ये सभी को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ लोग बीईओ के एग्जाम देने जा रहे हैं अपने संस्थान से, तो सभी के लिए ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। ओके, और वैसे तो इस टाइम जो प्रैक्टिस चल रही थी वो गूगल मीट के बेसिस पे कुछ क्लासेस बाहर भी प्रोवाइड की गई हैं। क्लियर है ना? यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी। देखो अब है क्या, चतुर्भुज अगर हमें बनाना है तो चतुर्भुज बनाने के लिए हम त्रिभुज की किसी एक भुजा पर एक और त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। तो अब देखो ये जो चतुर्भुज बन गया है, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चतुर्भुज, चौथी भुजा। तो यहाँ पे भी ये जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा वो कितना होगा? 180। तो 180 180 कितना? 360। मतलब ये है कि भाई त्रिभुज के किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। अगर हमें यहीं पे पंचभुज बनाना है तो फिर हम यहीं से एक और त्रिभुज की रचना करते हैं। अब देखो ये पंचभुज बन गया, 1 2 3 4 और 5। तो ये भी कितना होगा? 180, 18 36 54 540। मतलब ये है, कभी भी किसी भी पंचभुज के कोणों का योग पूछा जाए तो फिर आपको क्या बता देना है? 540 अंश बता देना है। बात समझ में आ गई? अगर षष्ठभुज के बारे में बात कर ले तो फिर एक और भाई त्रिभुज बना दो यहीं पर। अब जरा देखो षष्ठभुज बन गया कि नहीं बन गया? हाँ बन गया। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और छठवीं भुजा।
तो यहाँ पे भी कितना होगा 180। आप फिर से जोड़ो, 18 चौके 72, मतलब ये है कि जो षटभुज होता है, षटभुज के अंतःकोणों का योग 720 अंश होता है। आपसे अभी अभी यही सवाल पूछा गया था कि 8 समकोण, 8 समकोण मतलब 720 अंश। तो किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज अगर होगा तो उसके अंतःकोणों का योग 720 अंश कैसे हो सकता है? जब ये बहुभुज एक समषटभुज बना हो या फिर षटभुज बना हो। ठीक है, समषटभुज के भी अंतःकोणों का योग 720 अंश और षटभुज के भी कोणों का योग कितना 720 अंश, ये आपको पता है। तो क्लियर हो गया, षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 720 अंश। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत से लोग हैं क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। कैसा? अब जरा देखो लो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 2n-4 into 90। ये क्या होता है? ये सम होता है। तो अगर आपको भुजाओं की संख्या n निकालना है तो फिर आप इस योगफल को 720 के बराबर कर दो। किसके बराबर? 720 के बराबर। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटोगे कितने बार? 8 बार। ठीक है, अब देखो भाई 2n माइनस का जो 4 है वो उधर जाएगा कितना 12, और 2 से 12 कट जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 6। n का मान 6 का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, मतलब षटभुज बनेगा। क्लियर हो गई बात? कंफर्म है ना? तो अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से जा सकते हैं तो फिर यहां से जा सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट पे सीधे सीधे ट्रायंगल बनाना चाहते हो ट्रायंगल बना कर सकते हो। कैसे? 18, 36, 54, 72, खेल खत्म। ठीक है, तो जितने त्रिभुज बने हो उसी में 2 जोड़ करके भुजाओं की संख्या बता देना। जितने भी त्रिभुज बने हो, अगर एक त्रिभुज बना मतलब त्रिभुज है, 3 भुजाओं की आकृति है। अगर 2 बने तो 2 + 2 4 भुजाओं की आकृति है। अगर 3 180 अंश के कोण आपको मिल रहे तो फिर क्या करोगे? 3 में 2 जोड़ दो मतलब पंचभुज है, और अगर 4 मिल गए हो तो 4 में 2 जोड़ दो मतलब 6 भुजाएं। कंफर्म है ना? तो यहां पे आपको भुजाएं नहीं गिननी होंगी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब जब क्लियर है तो फिर इसको हटा दें, मतलब यहां पे जो भुजाओं की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 6 बनेगी। अरे बोलो भाई कंफर्म? एक बात ध्यान समझिए, जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, तो वो अपने नोट्स को ओपन करें, ठीक है, क्लास को ओवर होने के बाद में, और वो अच्छे से इसको रिवीजन कर लें। ठीक है, क्योंकि यहां सवाल आएगा। अब हमने पूरे टॉपिक को तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया, लेकिन हाँ जितना यहां से रिलेट करता था वो हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन था वही आपका आंसर है। ओके, अगला देखो क्या है। अगले में बोला गया था उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। क्या बोला है? अब देखो भाई जरा, 4 ऑप्शन दिए गए। कौन से? 57 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री और 72 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से सवाल को पढ़ लो। ओके ना? बोला है उस कोण की माप क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने। बोला गया जिसका संपूरक कोण, क्या? जिसका संपूरक कोण। तो हम पहले ऑप्शन ले लेते जरा 60 को, ठीक है, क्योंकि 60 में घटाने हटाने में थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत होती है। बोला जिसका संपूरक कोण, तो 60 का जो संपूरक कोण होता है वो कितना होता है भाई? 120। 60 का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा? 120। उसके पूरक कोण का, तो 60 का जो पूरक कोण होता है वो कितना होता है? 30। 60 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा भाई? 30 होगा। बोला क्या 6 गुना है, तो क्या संपूरक कोण इस पूरक कोण का 6 गुना है? नहीं, 3 चौके 12, यहां तो 4 गुना है। मतलब ये कि यहाँ पे 60 आंसर नहीं हो सकता है। अगर 60 नहीं हो सकता तो फिर हम किस पे जाएं? जरा 57 पे जाके देख लें। चलो चल भाई 57 पे चलते हैं। तो ये अगर 57 है तो जो इसका संपूरक होगा वो कितना होगा? 123 का। जोड़ के भाई देख लेना, 7 3 10 का 0, हाथ से ले, और 5 1 6 2 8, मतलब 180 बन रहा है। वैसे आंसर तो ये है नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आगे बोला, लो भाई सवाल खो गया कहीं, मिल गया। बोला है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का, तो इसका भाई पूरक कोण भी निकाल लो। तो इसका जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा? 33। तो क्या 33 का है? नहीं। अब जरा चौथा ऑप्शन जरा चेक करते हैं। 72 का आपको संपूरक कोण चाहिए। क्या? 72 का आपको संपूरक कोण चाहिए। तो 72 का भाई संपूरक कोण कितना होगा? 72 और 8 80, 100 और 8 108। 108 और 72 कितना होता है? 180 अंश होता है। अब हमें इसका पूरक कोण भी देखना है। तो 72 का भाई पूरक कोण कितना होता है? 18। 72 में आप 18 अगर जोड़ दो तो 90 पहुंच जाएगा। अब जरा देख लो, क्या 108 18 का 6 गुना है? तो 18 का गुणा 6 में करा लो, देख लेना 108 आता है कि नहीं आता है। वैसे आप लोगों को टेबल्स वगैरह नहीं आती, इसलिए गुणा कराने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और जिनको टेबल आती है उनको पता चल गया होगा कि जो 72 है वही आपका सही आंसर है।
कंफर्म है ना। तो इन तरीके के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। यहां पे आप लोग एक्स वगैरह मत मानना, ठीक है, एक्स वगैरह मान करके अपने लिए मुसीबत पैदा कर लो। कंफर्म है ना। चलिए भाई देखिए अगला सवाल क्या बोला है। अगले सवाल देखो वही सवाल आ गया, अभी अभी हमने आपसे बोला था कि बीईओ के एग्जाम में एक छोटा सा सवाल पूछा गया था, क्या किसी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होगा। तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, ठीक है। तो 360 अंश होता है, क्लियर है ना। अगला सवाल देखो क्या बोला गया, सरल रेखाएं ए बी और सी डी आपके सामने बोला गया है। क्या सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, ठीक है भाई। एक सरल रेखा ली हमने ए बी और दूसरी सरल रेखा ली हमने कौन सी, सी डी। एक दूसरे को बिंदु किस पे काटते हैं, ओ पर काटते हैं भाई, बहुत बढ़िया है। आगे बोला यदि एंगल एंगल AOC और एंगल COB और एंगल BOD का योग जो है वो कितना है, 274 है। मतलब ये है कि इस एंगल का जो मान है वो 274 अंश है। कितना है, 274 अंश है। तो आपसे ये बोला है ओ पर चारों कोण क्या है, ओ पर जो चारों कोण पूछे गए हैं वो आपसे पूछे गए, हमें मतलब टोटल 4 एंगल्स निकालने हैं। अब जरा ध्यान समझिएगा, हाँ बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये जो है पहली बात जरा समझ लीजिए क्या है। जब कभी भी आप दो तिर्यक रेखाएं खींचते हैं जो कि एक किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये x डिग्री तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो x प्लस y है, अच्छा ये वाली जो रेखा ये सरल रेखा है ना, तो जो x प्लस y है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना, सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो अगर हम x और y को जोड़ दें तो 180 अंश का कोण बनाएगा। अब हमें यही बात जरा समझनी। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये वाला 180 ये वाला 180, तो जो पूरा वृत्त बनाएगा, पूरा यहाँ पे जो एंगल होगा वो 360 अंश का होगा। तो आप एक काम करो, इस 360 अंश में से इस 274 अंश को जरा घटा लो। तो 360 में से जैसे हम 274 को घटाएंगे तो इधर से मिलेगा 60 और उधर से कितना मिलेगा, 26। 60 और 26 को जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा, 86। मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 86 का होगा, ठीक है। अच्छा अब हम ये वाला जरा पूरा इरेज कर दें, ठीक है। अगर इरेज कर देंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा ज्यादा सहूलियत होगी। अच्छा अगर ये वाला एंगल 86 है तो जो ये वाला भी एंगल होगा वो भी कितना होगा, 86 होगा। क्योंकि अभी अभी हमने बताया आमने सामने के जो ये विपरीत एंगल होंगे, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वो आपस में कैसे होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे जो एंगल AOD का जो मान है वो एंगल BOC के मान के बराबर होगा। किसके मान के बराबर होगा, BOC के मान के बराबर होगा, मतलब 86 अंश। अब जरा देखिए यहां पे ये वाला हमें एंगल निकालना है। अब ये वाला अगर एंगल निकालना तो आप जानते हो कि ये जो दोनों कोण होते हैं उनका योग कितना होगा, 180 अंश होता है। तो आप एक काम करो भाई, 180 में से 86 अंश घटा दो। अगर आप 180 में से 80 घटाते तो फिर 100 मिलता, लेकिन हमें यहाँ पे 100 नहीं चाहिए बल्कि 6 और कम चाहिए। तो फिर यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 94। कितना होगा, 94। 94 86 जोड़ करके देख लो क्या 180 आ रहा है। 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 8 17, 17 और 1 18। तो अगर ये 94 है तो फिर ये भी कितना होगा, 94 डिग्री। कितना होगा, 94। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनका जो सम होगा वो 274 हो रहा होगा। 6 4 10 4 14 के 4 हासिल 1, तो 9 9 18 और 9 18 9 27, ठीक है। तो देखो 274 अंश हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चारों एंगल हमें बताने हैं उनके मान कहीं ना कहीं आपके सामने आ चुके हैं। देखो जरा पहला ऑप्शन दिया गया 94 डिग्री 86 डिग्री 94 डिग्री 86। तो जो 94 86 94 86 दिया गया है यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और जो बाकी के जो आंसर दिए गए वो आपके गलत ऑप्शन हो गए, ठीक है। कंफर्म है ना, 94 86 है, हाँ ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका आंसर है। तो ये इंटरसेक्ट फॉर्मेशन है और ट्रांसवर्स फॉर्मेशन है, तिर्यक विभाजन वगैरह, हाँ इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, रिवीजन कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल आना ही आना है, 100% है। बोला गया है अगले सवाल में, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 अंश हो।
इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास 8 वगैरह में इस तरीके के सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस की थोड़ा सा भरमार की गई, तकरीबन 5 या 6 सवाल रखे गए। देखो क्या बोलेगा, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण संपूरक कोण का योग, पूरक कोण और संपूरक कोणों का योग 120 अंश है। 4 ऑप्शन दिए गए, 75, 80, 85 और 90। अच्छा, जैसे कि हम सपोज कर लो पहले 90 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 90 का जो संपूरक होता है वो कितना होता है? 90 होता है, और 90 का जो पूरक होगा वो 0, 0 90 का योग 90, हमें तो 120 चाहिए, गलत हो गया। अच्छा जरा 80 को उठाते हैं, 80 का जो संपूरक होगा वो कितना होगा भाई? 100। 80 का जो संपूरक होगा वो 100 होगा, और 80 का जो पूरक होगा वो कितना होगा? 10। तो 100 10 को जोड़ो कितना? 110 मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता है। जरा 75 को चेक करते हैं, 75 को जब आप चेक करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना मिलेगा? 105, और यहाँ कितना मिलेगा? 15। पूरक कोणों को हमने बाईं तरफ लिखा है, संपूरक कोणों को हमने दाईं तरफ लिखा है, तो 75 का जो संपूरक बनता है वो कितना बनता है? 105, और 75 का जो पूरक बनता है वो कितना बनता है? 15। तो अगर 15 और 105 को हम ऐड करेंगे तो फिर कितना मिल जाएगा? 120 अंश मिल जाएगा। तो यही चीज आपसे बोली गई थी कि जो पूरक और संपूरक कोणों का जो योग है वो 120 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 120 अंश। तो फिर ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर है। अगला सवाल देखो, बोला गया दिए हुए चित्र में OC बराबर 4 सेंटीमीटर, वैसे आप लोग कर लोगे उम्मीद है। OC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब देखो जरा भाई, OC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और ये जो वृत्त की त्रिज्या है ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि AB रेखा क्या होगी, और ये एक सर्कल के अंदर बने हुए हैं। तो आप जरा बात बताओ, जैसे कि ये वाला जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितनी है? 3। और अभी अभी हमने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जो AB होगी वो इस भुजा का डबल होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी किसी भी वृत्त के केंद्र से, जब भी कभी भी किसी वृत्त के केंद्र से सामने वाली जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो फिर वो क्या होगी? वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। कौन? जीवा। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना है? 3 है, मतलब टोटल कितना? 6 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, जो चौथा ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में देखो बोला गया किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कैसा भी आप त्रिभुज ले सकते हैं। बोला गया किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दें, जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं। तो ये जो किसी त्रिभुज की मध्य भुजाओं से जो ये 4 त्रिभुज बने हैं वो आपस में कैसे होते हैं? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब कभी अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल लेकर के काम करते हैं तो फिर वहां पे जो चारों त्रिभुज बनेंगे वो समबाहु त्रिभुज बनेंगे, मतलब इक्विलैटरल बनेंगे। जब हम आइसोस्केल्स की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आइसोस्केल्स बनेंगे। जब हम स्केलन की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं स्केलन ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां पे बोला नहीं कि जो दिया गया त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, ऐसा दिया नहीं गया। दूसरा जो ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि समबाहु ही बनेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो बोला समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जब यहाँ पे समरूप और सर्वांगसम शब्द आ गया है तो जरा उनको भी हम डिस्कस कर ले। समरूप क्या होता है? समरूप होता है एक जैसा। समरूप क्या होता है? एक जैसा, मतलब कोई एक बड़ा त्रिभुज और कोई एक छोटा त्रिभुज, भुजाएं उनकी बराबर नहीं होंगी, भुजाएं उनकी बराबर नहीं होंगी, लेकिन जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। जैसे कि अगर हमने बात की ये 70 तो आप बोलोगे ये भी 70, अगर हमने बोला ये 30 तो आप बोलोगे ये भी 30, तो 70 और 30 तो हो गया, तो बाकी का जो दूसरा एंगल होगा वो 80, तो ये अगर 80 तो ये भी कितना होगा? 80। तो ये क्या होगा? समरूप हो गए। लेकिन जो इनकी भुजाएं जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी, इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? बराबर नहीं होंगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा होगी वो इसके बराबर नहीं होगी, लेकिन हाँ अनुपात समान होगा। अगर इनका अनुपात 2:1 का है तो इसका भी 2:1 और इसका भी 2:1 कहीं ना कहीं चल रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने यहाँ पे कुछ जल्दबाजी ज्यादा कर दी है, ठीक है। इसको और अच्छे समझाने वाला था, लेकिन अभी नहीं, अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है इसलिए अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। वैसे उम्मीद है आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो देखो, चौथा जो बोला है वो बोला है सर्वांगसम त्रिभुज। हाँ, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान सुनिएगा,
सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है, परिमाप सदैव समान होता है, दोनों चीजें समान होती हैं। मतलब ये है, अगर कोई ऐसा हमने त्रिभुज लिया तो फिर हमने क्या किया, ऐसा ही दूसरा भी त्रिभुज ले लिया, तो सिमिलर जो सेम साइज था वही, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 5 तो ये भी 5, बिल्कुल सिमिलर। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी भी हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो उनसे निर्मित 4 त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल सदैव आपस में चारों के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? चारों के आपस में बराबर होते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन दिया गया सर्वांगसम त्रिभुज, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अगला सवाल देखो भाई क्या बोला गया। अगले सवाल में बोला गया निम्न में से किसमें कर्ण, कर्ण का मतलब विकर्ण, आपस में समद्विभाजित नहीं करते हैं। समद्विभाजित, समान दो भागों में विभक्त नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आयत होता है और जो वर्ग होता है उसमें आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिए। और हाँ, एक चीज और है, समांतर चतुर्भुज भी समझ लिए। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें समद्विभाजित करते हैं। कैसे? अच्छा, ये अगर 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये अगर 10 होगी तो ये भी 10 होगी। ठीक है, उसी सॉरी यहां पे ये आयत है तो आयत की जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, उसी तरह से वर्ग में भी होता है, वर्ग की भी चारों जो ये भुजाएं होंगी वो तो आपस में बराबर होंगी। और जब ये विकर्ण खींचे जाते हैं तो विकर्ण के जो ये भाग होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा भाग, ठीक है, तो ये भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहां समझिएगा, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में ये जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। मतलब जो ये विकर्ण जो दो भागों में टूटेगा वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, अगर ये 10 तो ये भी कितनी 10। उसी तरह से समचतुर्भुज में भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो समलम चतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो समलम है, तो समलम में ही तो आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऐसा समलम बना देंगे तो यहाँ पे ये देखो छोटा हो गया और ये देखो बड़ा हो गया, तो इसकी जो इसका जो आकार है वो काफी बड़ा है, इसका जो आकार है वो काफी छोटा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया कि समद्विभाजित नहीं करते, मतलब समलम चतुर्भुज। क्लियर है? पहला ऑप्शन आपका आंसर, बात खत्म। आगे बढ़े, चलो भाई बात है। समरूप पे थोड़ा सा एक और सवाल आया है, बोला गया है यदि त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज हमने बना लिया कौन सा? ए बी और सी। फिर बोला तथा त्रिभुज पी क्यू आर, तो अभी हम पी क्यू आर का नामांकन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी समरूप वगैरह की कंडीशन से सवाल आता है तो आप एक त्रिभुज का नामांकन कर दें, दूसरी का नाम वगैरह ना रखें। तो अभी यहाँ पे पी क्यू आर वगैरह नहीं लिखते हैं। आपसे बोला कि ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो पी और क्यू को हम यहां लिख देते हैं, तो आर जो बाकी का बचा है वो यहां पे हो जाएगा। क्या बोला गया? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर 1/2। मतलब ये है कि ए बी और पी क्यू के बीच में 1:2 का अनुपात है। कहने का मतलब ये, अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये 20 सेंटीमीटर का होगा। ये दोनों हमने त्रिभुज एक जैसे बना दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एबीसी जो होगा वो छोटा त्रिभुज होगा और पी क्यू आर जो होगा वो डबल होगा इसका। ठीक है, तो देखो भाई सवाल में क्या बोला गया है, बोला एंगल बी तथा एंगल क्यू बराबर 60 अंश की। ये 60 अंश बोला गया, तो ये भी कितना है? 60 अंश। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपसे पूछा गया पी आर अपॉन ए सी का मान क्या होगा? क्या चीज? पी आर अपॉन ए सी का मान, या फिर अनुपात पूछा गया कि पी आर और ए सी के बीच में अनुपात क्या है। अब चरण देखो जरा, ध्यान समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये क्या साइड, तो ये जो कैटेगरी लग रही है वो SAS कैटेगरी लग रही है। कौन सी? SAS प्रॉपर्टी लग रही है। तो साइड एंगल साइड जो लगेगी वो कैसा, मतलब ये है कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप बना जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? समरूप बन जाएंगे। और अगर समरूप बन जाएंगे तो इनकी जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात प्रत्येक दशा में समान होता है। तो अगर ये 1-2 था, ये भी 1-2 था, तो पक्का है ये भी कितना होगा? 1-2 होगा। लेकिन आपसे सवाल में पूछने का थोड़ा लहजा चेंज किया है। आपसे ऊपर बोला है पी आर को, नीचे बोला है एसी को, तो
तो पी आर जो है वो 2 है और ए सी कितना है 1 है। अगर आप 2/1 रखते हैं तो भाई 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया था। कौन सा दिया है, देखो तीसरा ऑप्शन दिया गया 2, तो वही आपका आंसर है। कंफर्म? अरे बोलो भाई, मतलब ये कि यहाँ पे जो ये त्रिभुज बोला गया था ये कैसा त्रिभुज था, समरूप त्रिभुज दिया गया था। किस तरीके का त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ओके, चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर तथा 49 वर्ग मीटर है। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है, दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो 49 वर्ग मीटर है। लेकिन आपसे बोला गया दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो जो भुजाएं होंगी वो आनुपातिक होंगी। भुजाएं कैसी होंगी, आनुपातिक होंगी। तो बोला गया था आपसे यहां पे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। क्या पूछा गया, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। अब जरा ध्यान समझिए, किसी भी समरूप त्रिभुज में, जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें ए बी सी और ये बात कर लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, तो इनका जो अनुपात होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, अगर हम एरिया के बारे में बात करते हैं, क्या एरिया के बारे में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो होगा वो हमेशा भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया गया था 81 और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना दिया 49। तो अगर हमें भुजाओं का चाहिए तो आप किसी भी एक भुजा के बारे में ले लें। तो अगर हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए तो ये यहाँ पे वर्ग नहीं होना चाहिए, तो वर्ग को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे कितना, वर्गमूल बन जाएगा। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनको हमने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके बता दिया, ठीक है। अब भाई एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आप सीधे सीधे जब कभी भी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ ले, संगत शीर्षलंबों का अनुपात पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी ये क्षेत्रफल दिया गया उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है? तो यहां पे देखो भाई आंसर क्या हुआ था, आंसर जो दिया हुआ था वो दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगला देखो क्या बोला, अगले में बोला गया है कि निम्न में से किसमें कर्ण मतलब विकर्ण आपस में लंबवत होंगे। क्या चीज, आपस में लंबवत होंगे। अब जरा ध्यान समझिएगा भाई, जिनकी जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिनकी जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हीं के जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत काटते हैं। जैसे कि मतलब ये एक वर्ग हो गया, तो वर्ग में क्या है, इनके जो विकर्ण होंगे वो 90 अंश पर काटेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे भाई समचतुर्भुज के बारे में, तो समचतुर्भुज में भी क्या होगा, जो इसके विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री पर काटेंगे, और किसी भी तरह की आकृति में विकर्ण 90 अंश पर नहीं काटते हैं। तो देखो पहली बात बोली गई है कि भाई समलंब आपस में लंबवत होंगे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज, एक सेकंड आपसे, हाँ कुछ इसी तरह से पूछा गया किसमें कर्ण आपस में लंबवत होंगे, और फिर देखो दिया गया तीसरा ऑप्शन समचतुर्भुज। तो अभी अभी हमने आपसे बताया कि भाई किसमें किसमें होते हैं, जिनकी जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो समचतुर्भुज है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो तीसरा ऑप्शन आपका आंसर है। अब जरा देखो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला गया त्रिभुज ABC तथा PQR में AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो आपसे बोला गया एंगल B बराबर 30 अंश। तो त्रिभुज ABC था, हाँ त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज PQR, ये कुछ त्रिभुज है। बोला गया AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो अगर तीनों भुजाएं आनुपातिक दी गई हैं, संगत भुजाएं अगर दोनों त्रिभुजों के आनुपातिक दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है जो दिए गए त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, वो एक समरूप त्रिभुज की तरह बात कर रहे होंगे। एंगल B का मान दिया गया 30 अंश। एंगल B का मान अगर 30 है तो आपको पता होना चाहिए एंगल Q का भी मान कितना होगा,
30 अंश होगा। तो आपसे इस छोटे से सवाल में एंगल क्यू का ही मान पूछ रखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी बोल दी मतलब दोनों त्रिभुज दोनों जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर एक का मान 30 दे दिया तो दूसरे का भी मान क्या होगा, 30 के बराबर होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो भाई, बोला क्या गया, बोला गया किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 72 अंश है। क्या, किसी समबाहुभुज का एक कोण बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण 72 अंश है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। सुनिए भाई, जब भी कभी भी आपसे भुजाओं की संख्या पूछ लेता है, जब भी कभी भी आपसे भुजाओं की संख्या पूछता है, तो भुजाओं की संख्या बताने के लिए आप क्या करें, अंतः कोणों का योग बटे एक अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण का मान। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जब भुजाओं की संख्या पूछेगा तो फिर समबाहुभुज देगा। कैसा, समबाहुभुज देगा। समबाहुभुज देगा तभी किसी मतलब अंतः कोण जितने भी होंगे उनके मान आपस में बराबर होंगे। अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है उसके लिए हम लोग दूसरा भी चीज यूज कर सकते हैं। जहां पे आपने अंतः कोण रखा है वहां पे आप लोग बाह्य कोण कर दो। क्या, बाह्य कोण, मतलब बाह्य कोणों का योग तथा एक बाह्य कोण का मान। अगर हम इससे भाग करा दें, आपने देखा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज में 360 होता है, पंचभुज में 500 कितना 540 होता है, और षटभुज में कितना 720 होता है। इस तरीके से चलता है। लेकिन किसी भी तरह की आकृति हो, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कोई भी आकृति हो, उसके जो बाह्य कोणों का योग होता है वो हमेशा 360 अंश होता है। कितना होता है, हमेशा 360 अंश होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझ कर रखनी है। अगर आपसे हमने बोल दिया चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो आप बोल दो 360। अगर हमने आपसे बोल दिया षटभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो आप बोल दो 360। अगर हमने बोल दिया 20 भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है तब भी आप कितना बोलेंगे, 360 ही बोलेंगे। तो आपसे बोला गया था किसी समबाहुभुज की एक बहिष्कोण का मान, तो एक बहिष्कोण का मान कितना 72, 72 से जरा भाग करा दो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार जा रहा है, 5 बार। तो यहां पे देखो मतलब ये है कि भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया है वही आपका आंसर है। कंफर्म है, ओके ना। तो ये सवाल जो है उनको भाई हमने अभी अभी आपसे बोला था क्लास खत्म होने के बाद में इन सवालों को रिवीजन दे देना। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, वैसे आएगा जरूर आएगा, ठीक है, बाई चांस का केस है शायद ही ना आए, तो एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, अगर आप ये सवाल एग्जाम में फिर गलत करके आए, आते हुए सवाल को अगर आप गलत करके आए तो ध्यान समझिए कोचिंग में आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, लड़के हो गए तो मारा जाएगा, लड़की हो गए तो फिर तब भी मारा जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बोला गया किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा एबी, तो कोई भाई त्रिभुज एबीसी था, बोला है एबीसी में बीसी के समांतर रेखा एबी, कहां गया, बीसी के समांतर रेखा एबी तथा एसी को 3:x+1 के अनुपात में और x:4 के अनुपात में काटती है, तो x का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ध्यान से समझिए, जब भी कभी भी किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा काटी जाती है तो जो भी अनुपात बनते हैं वो स्वयं में आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर होते हैं तो इनको जल्दी से बराबर कर दो भाई और x का मान निकाल लो, 3/x+1 बराबर x/4। क्या क्लियर है ना। तो जल्दी से भाई देखो x का मान कितने बराबर है, यहाँ पे 3 के बराबर है। x का मान यहाँ कितने के बराबर, 3 के बराबर, और यहाँ पे देखो बोला गया x+1 का मान 4 के बराबर नीचे के हिसाब से, तो 1 को आप उधर भेज दोगे तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराया गया, क्योंकि अगर x और x का गुणा कराते तो फिर x² बनता, x² बनता मतलब द्विघात बनती, और द्विघात से हमें पता है तुम लोगों को एलर्जी है। ठीक है, तो इसलिए द्विघात को सॉर्ट आउट ही नहीं किया गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो x का मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कंफर्म है। अब जब कंफर्म है तो फिर इसको यहां से क्यों लिखा रहने हैं, हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड साफ होता है वो काफी अच्छा लगता है। तो देखो अब काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, वैसे भी मार्कर थोड़ा सही से चल नहीं रहा है, दूसरा पहले शहीद हो चुका है, आज पहला भी शहीद होने वाला है,
तो चलो भाई देखते हैं। बोला गया है अगले सवाल में कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। क्या बोला है? उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना। तो देखो भाई 4 ऑप्शन दिए गए, 72, 36, 108 और 90। ठीक है। अच्छा, जो पूरक कोणों का योग होता है वो 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश। तो ये जो 90 का अगर हम पूरक देखेंगे तो 0 होगा। ठीक है। तो देखो पूरक कोण का क्या 4 गुना है, और ये तो बहुत ज्यादा गुना है। ठीक है, हमें पता ही नहीं, मतलब 90 आंसर नहीं हो सकता है। 108 का पूरक कोण निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, मतलब माइनस माइनस में जाएगा, तो माइनस में तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। तो 108 अंश गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यहाँ पे 108 अंश तो हो ही नहीं सकता। अब 72 और 36 बने हुए। ठीक है। आपसे बोला कि जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो, तो 72 का भाई पूरक कोण जल्दी से निकाल लो। कितना? 18 होता है। 18 का देखो 4 गुना कितना है? 72। मतलब ये पहला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो गया। ठीक है। वैसे अगर आप ऑप्शन को डायरेक्टली पहला देखते तो फिर आंसर आपको पता चल जाता कि 72 और 90 के बीच का अंतर 18 का, 18 चौके 72 होता है, यही आपका आंसर। लेकिन हाँ, आपको इन दोनों का हमें लॉजिक समझाना था, इसलिए हमने ऑप्शन को नीचे से उठाया। क्लियर होगी बात? अगला सवाल देखो क्या बोला गया। कौन सा है? शायद 22वां या 23वां नंबर होगा। हाँ, नोट डाउन करते हो चल रहे हो? नोट डाउन करते हो चल रहे हो तो भी ठीक है, अगर नहीं नोट डाउन करते चल रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, कोई आपको नोट्स वगैरह बनाने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें अपने आगे वाले एग्जाम में आने के लिए भाई थोड़ा सा जो भी सीटेट वगैरह के एग्जाम है या फिर जो भी आप आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके लिए आपको तैयारी बना के रखनी है तो फिर ये सभी सवाल जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। हाँ, देखिए अगला सवाल क्या बोला गया। बोला कि किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो जो बोलता जाए वो करते जाओ भाई। कोई वृत्त, उसमें जीवा की लंबाई कितनी है भाई? 16 सेंटीमीटर है। और इस वृत्त और इस पर केंद्र से डाले गए लंब, तो इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या है? चलो भाई जल्दी से बता देते हैं। ये 16 है तो हम इससे खुश नहीं है। हमने बोला तुम 8 हो जाओ और तुम भी कितने हो जाओ? 8 हो जाओ। तो अगर ये 15, ये 8, तो ये कितनी? 17। ट्रिपलेट लगाओ, रूल खत्म करो। समझ में आ गया? अगर आप निकालना चाहो तो फिर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कर दो, तो कर्ण का जो मान आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है वही आपका आंसर। अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं तैयार है तो फिर आप जाकर के अलजेब्रा, कौन सा आपको हमने मेंसुरेशन पढ़ाया हुआ है, तो मेंसुरेशन का जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे जाके, टाइप 1 पढ़ेंगे जाके, तो वहां पे जितने भी सवाल कराए गए वो सभी ट्रिपलेट से कराए गए हैं। ठीक है। तो अगर आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो मेंसुरेशन का पहला पार्ट देख लो। ट्रिपलेट से कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। अगर ट्रिपलेट से आएगा तो फिर एग्जाम में सवाल खत्म होगा। ठीक है। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है। ठीक है। तो ट्रिपलेट जैसे कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछना चाहता है। ठीक है। कुछ अच्छी से लॉजिक पूछना चाहता है, कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई गई हैं। आप जाके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जिन लोगों ने देख रखा है वो जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा था। अगला सवाल देखो क्या बोला गया। एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 135 अंश है। क्या बोला गया? एक समबाहुभुज है कोई, तो उसके एक अंतःकोण की माप है 135 अंश। तो उसकी भुजाओं की संख्या पूछिए। क्या पूछिए? भुजाओं की संख्या। तो उम्मीद है आप लोग ये सवाल तो भाई लगा लेंगे, क्योंकि यहां पे है क्या, अंतःकोण, एक अंतःकोण की माप कितनी दी है? 135 अंश है। तो भुजाओं की संख्या पूछिए। चलो जरा बता देते हैं। जब भी कभी भी अगर आपको एक भुजा का मान निकालना हो, क्या निकालना हो? एक भुजा का मान निकालना हो, तो फिर आप सीधे सीधे करें क्या? 2n-4 इंटू 90। क्या? 2n-4 इंटू 90। ये होता है किसका? योगफल का। ये किसका होता है? योग का। अच्छा, जब हम एक अंतःकोण की बात करते हैं, एक अंतःकोण, एक एंगल का मान निकालते हैं, तो योग बटे भुजाओं की संख्या होती है। क्या होता है? योग बटे भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग ऊपर, भुजाओं की संख्या नीचे। तो यहां पे एक एंगल का मान आ जाएगा। तो एक एंगल का मान कितना भाई? 135। कितना दिया? 135। कंफर्म? क्लियर है ना? तो 15 से काटोगे कितने बार? 9 बार। और 15 से काटोगे 6 बार। क्लियर है? 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। 2 से गुणा अंदर करा दो, 2 दूनी 4, n माइनस 4 दूनी 8, और यहाँ पे n का गुणा 3 में, तो भाई 3n। 3n को इधर बुला लोगे तो सिर्फ n बचेगा, माइनस के 8 को उधर भेज दो तो फिर सिर्फ 8 बचेगा।
तो जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है? तीसरा ऑप्शन ही आपका आंसर है। कंफर्म है? तो इस सवाल को हटा दिया जाए। समझ तो आ गया होगा ना आपको? अरे बोलो भाई, कंफर्म तो हो गया ना? चलो भाई, जब कंफर्म हो गया तो फिर अगला सवाल ले लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल्स वगैरह सारी चीजें ओपन होने जा रही हैं, ठीक है? तो कुछ बच्चे स्कूल लेकर के खुश हैं कि 1 तारीख से स्कूल वगैरह ओपन हो रहा है, और कुछ बच्चे खुश नहीं भी हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे आस पड़ोस के लोग, ठीक है, वो कहते हैं कि स्कूल फालतू में ओपन हो रहा है। चलिए देखिए, बोला गया है किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है। फिगर बना लेते हैं हम भी, आपके सामने तो बना हुआ है। किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है पर एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो देखो भाई, एक त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है ABC, और यहां पे OBC भी बनाया हुआ है। तो आपसे पूछा है एंगल BOC का मान क्या होगा। क्या पूछा है? एंगल BOC का मान पूछा है। एक चीज और, यहाँ पे एंगल का मान दिया ही नहीं है, एंगल A का मान। चलिए जब आ गया, समझिए। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज ABC है। क्या है? ये जो है, ये और ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 60 अंश होती है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी परिवृत्त में एक त्रिभुज का ये परिवृत्त बना हुआ है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर परिवृत्त बनता है तो जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब अगर ये 60 तो ये 120। चौथा ऑप्शन आपका आंसर। बात करता हूं, क्लियर हो गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगले सवाल में बोला गया किसी त्रिभुज ABC में भुजा AC पर। तो कोई त्रिभुज ABC था, किसी त्रिभुज ABC में भुजा AC भुजा AB से बड़ी है। मतलब ये वाली जो साइड है वो बड़ी है और ये वाली साइड क्या छोटी है, ठीक है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अच्छा, एक बात ध्यान समझ लीजिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। क्या? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो एक बात तय है कि एंगल B का जो मान होगा वो एंगल C के मान के बराबर होगा। तो देखो, जो पहला ऑप्शन दिया गया वो यही तो दिया गया कि एंगल B का जो मान है वो एंगल C के बराबर है। तो पहले ऑप्शन को हिट कर दो, यहीं से बात खत्म कर दो, आगे बढ़ो, ज्यादा माथापच्ची ना करो, ठीक है? आपका भी दिमाग खराब होगा और एग्जामिनर का भी दिमाग खराब होगा कि कितनी देर तक एग्जाम में बैठे रहोगे। देखो सवाल में अगला क्या बोला गया किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। देखो देखते हैं भाई क्या सत्य होगा। बोला है इसमें 2 समकोण हो सकते हैं। नहीं भाई, कोई भी आप त्रिभुज की रचना करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज, एक समकोण ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, 2 नहीं बन पाएंगे, ठीक है? अगला बोला गया था इसमें 2 अधिक कोण हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, एक अधिक कोण हो सकता है। कितना? एक अधिक कोण हो सकता है। अगर हम बोलते ये 120 अंश है तो बाकी जो एंगल होंगे वो 30-30 के हो सकते हैं या फिर 40-20 के हो सकते हैं, कुछ ऐसा होगा। फिर अगला बोला कि इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं। हाँ भाई, न्यून कोण 2 हो सकते हैं। न्यून कोण 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, सॉरी न्यून कोण 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता है। आप जरा देखो कैसे। देखो न्यून कोण यहाँ पे देखो 2 मिल रहे हैं, 1 या 90 हुआ तो 2 जो बाकी होंगे वो छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे भी देखो जो 2 होंगे वो कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है यही आपका आंसर है। क्लियर है? अब जरा देखो अगले सवाल में क्या बोला है। एंगल एक्स का मान पूछा गया है और कुछ इस तरीके से आपके सामने भाई फिगर बना रखा है। ये बोला गया है 20 अंश है, ये बोला है x + 12 डिग्री है। हमने फिगर को थोड़ा चेंज रूप में बना रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी भी हमने आपसे बोला था कि ये जो चारों एंगल्स, मतलब अगर हम पूरे गोले को अगर ऐड कर ले तो फिर 360 निकलता है। तो ऐड कर लो, x + 12 प्लस x - 10, x का मान आपसे पूछा गया, जल्दी से बता देते हैं। 98 प्लस और ये कितना है 20 भाई, बराबर किसके? 360 के। तो x और x ये कितना 2x, और ये 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में 98 जोड़ दोगे कितना बचेगा 100, और 100 में 20 जोड़ दो कितना 120, और 120 को उधर लेके चले जाओगे कितना आ जाएगा 240, क्योंकि 360 में से 120 घट जाएगा।
2 से भाग करा दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 120। तो यहां पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है। कंफर्म? अरे बोलो भाई, आप लोग बोलते ही नहीं है, क्यों? अगर नहीं बोलते हो तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम नाराज हो जाएं और अभी क्लास को बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। चलो पढ़ो तुम लोग। बोला हुआ है दिए हुए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ये दिया हुआ है AB और ये है D। D को B से मिला रखा है, B से C तक रेखा खींच रखी है और A से C को मिला रखा है। और यहां पे जहां पे काटा है वहां पे बिंदु A, ये बोला है 40 डिग्री। तो आपसे बोला है एंगल ACB का मान क्या होगा? ACB, जरा ध्यान सुनिए। किसी वृत्त के एक वृत्त खंड से, एक चाप से जो दोनों कोण या फिर कितने भी कोण बना लो, किसी वृत्त खंड में किसी चाप से बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, चाहे जितने भी आप बना लो। अगर ये 30, ये 30, ये 30, तो ये भी कितना 30 होगा। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 40, 50, 60, 70 बना लो तो 40 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंफर्म है? चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अच्छा सवाल है, जरा देखिए ध्यान से। अगले सवाल में बोला गया है यदि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर हो। क्या है? यदि एक वृत्त की जो जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो अगर त्रिज्या को हम x मान ले तो फिर जीवा भी कितनी होगी? x। अगर ये x तो ये भी कितना x। मतलब ये है कि तीनों भाई जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। और अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो मतलब तीनों के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 60, 60 और 60, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया। तो बोला है जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। तो जीवा के द्वारा वृत्त के एक किसी बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। तो एक बात बताओ, केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो जो परिधि पर बना हुआ कोण होगा वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश होगा। तो यहां पे देखो भाई, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है। क्या? जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है। उम्मीद है आज की क्लास को आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे कल मिलेंगे, और आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।